तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इस फाउंडेशन सीरीज के अगले वीडियो में। और जैसा कि मैंने अपने सारे के सारे पहले वाले वीडियो में आपसे यह बताया है कि इस फाउंडेशन सीरीज का लक्ष्य ही है कि एमपीपीएससी तैयारी के क्रम में जो आपका आधार स्तंभ है उसको मजबूत किया जाए। तो इसी के अंतर्गत मैंने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है मध्य प्रदेश इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक टॉपिक, और वह है मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन। और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग प्रयास करेंगे, या इस वीडियो में हम लोग प्रयास करेंगे कि आपको मैं समझाऊं रतौना सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, झंडा सत्याग्रह, और यदि समय रहा तो उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, जंगल सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन। तो आइए टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस फाउंडेशन सीरीज में। तो टॉपिक है हमारा पहला टॉपिक रतौना सत्याग्रह। रतौना कहाँ है? सागर भोपाल। यदि आप रोड पे चलना शुरू करें तो सागर से लगभग 8 से 11 किलोमीटर के बीच में आपको पड़ने वाला है रतौना। यहाँ एक सत्याग्रह होने जा रहा है जून 1920 में। जमीनी स्तर पर इस सत्याग्रह को आरंभ करने का जो कार्य करने जा रहे हैं वह है भाई अब्दुल गनी। लेकिन इस सत्याग्रह को अपने अंतिम मुकाम तक जिन्होंने पहुंचाया वे थे कर्मवीर पत्रिका के संपादक, जिनका जन्म हुआ था बाबई में, और उनका नाम है माखनलाल चतुर्वेदी। तो आखिर ये सत्याग्रह है क्या? तो अंग्रेजों ने डियर एक कंपनी बनाई है, सेंट्रल प्रोविंसेस ट्रेनिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, और इसका लक्ष्य है कि रतौना में एक पशु वध केंद्र खोला जाए और प्रत्येक दिन लगभग 1400 पशुओं को मारा जाए। क्यों? पशुओं को मार करके वह चमड़ा बनाना चाहते हैं। उस वक्त विश्व में जर्मनी का चमड़ा के व्यापार पर एकाधिकार है, और अब अंग्रेज जो है चमड़ा के व्यापार पर जर्मनी के एकाधिकार को तोड़ना चाह रहे हैं, समाप्त करना चाह रहे हैं। इसलिए यह एक कंपनी बनाई गई और लक्ष्य रखा गया कि रतौना में प्रत्येक दिन लगभग 1400 पशुओं को मारा जाए और उनसे फिर चमड़ा बनाया जाए। यह जानकारी मिलती है सबसे पहले किनको? भाई अब्दुल गनी। अंग्रेजों ने यहां एक जबरदस्त योजना बनाया कि हिंदू और मुस्लिम एकजुट न हो। इन्होंने इश्तिहार दिया, कहा अखबारों में, कि हम यहां एक पशु वध केंद्र खोलने जा रहे हैं, लेकिन अंग्रेज सुअर को नहीं मारेंगे इसमें, जानबूझकर, ताकि हिंदू और मुस्लिम अलग रहें। भारतीयों ने रतौना क्षेत्र के, सागर क्षेत्र के लोगों ने इस बात को समझ लिया, और जो सबसे शुरुआती नेता है जिन्होंने इनको समझा वो है कौन? भाई अब्दुल गनी। उन्होंने इस बात को समझ लिया कि अंग्रेजों की यह मंशा है कि हिंदुओं और मुस्लिमों को विभाजित किया जाए और यहां यह पशुवध केंद्र खोला जाए। इन्होंने इसका विरोध किया और ये बात इन्होंने पहुंचाई, इस जानकारी को पहुंचाया माखनलाल चतुर्वेदी को। और अब माखनलाल चतुर्वेदी जी ने अपने समाचार पत्र, जिसका आरंभ जनवरी 1920 जबलपुर से हो चुका है, और समाचार पत्र का नाम है कर्मवीर। समाचार पत्र में माखनलाल चतुर्वेदी जी ने इस पशुवध केंद्र के विरोध में एक आर्टिकल का सीरीज स्टार्ट किया, श्रृंखला लिखना आरंभ किया। और यह यहीं तक शांत नहीं रहे। माखनलाल चतुर्वेदी ने इन सब की जानकारी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को पहुंचाया, जैसे लाला लाजपत राय। अब लाला लाजपत राय भी इस पशुवध केंद्र के विरोध में हो चुके हैं। इतना ही नहीं डियर, इसी सागर में चकरा घाट में लगभग 50,000 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई इस पशुवध केंद्र के विरोध में। मास्टर बलदेव प्रसाद सोनी, बाबा रामचंद्र खांडेकर, ध्यान दीजिएगा ये नाम, रामचंद्र, बाबा रामचंद्र खांडेकर, इन्हें बुंदेलखंड का गांधी कहा जाता है।
मास्टर बलदेव सोनी, ये सब भी इस सत्याग्रह में हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन इन दो लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है, और सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका बाद में किनका माना गया? माखनलाल चतुर्वेदी, क्योंकि इनके कारण से, इनके गतिविधियों से केंद्रीय नेतृत्व भी इस पशुवध केंद्र के विरोध में खड़ा हो गया और अंग्रेज दबाव में आ गए, है ना। तो चकरा घाट में 50,000 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी है, और सरकार अभी पीछे हटने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन साथ ही साथ भीड़ भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रही है। अंततः सरकार अब दबाव में आ रही है। उधर लाला लाजपत राय कांग्रेस के सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचने वाले हैं, कहां? कलकत्ता। उन्होंने निर्णय ले लिया है कि मैं इस पशुवध केंद्र के विरुद्ध में आवाज उठाऊंगा कलकत्ता के कांग्रेस के अधिवेशन। सरकार अब बैकफुट में आती है और तुरंत एक घोषणा जारी करती है कि सरकार अब ये पशुवध केंद्र नहीं खोलने जा रही है। तो इसी को कहा गया क्या? इसी को कहा गया रतौना सत्याग्रह। देखिए, मैंने लगभग आपको सारी जानकारी दे दी किस पर? रतौना सत्याग्रह पे। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पहुंच चुके हैं असहयोग आंदोलन। डियर, जब भी आप ये टॉपिक तैयार करें, असहयोग आंदोलन आपको कैसे तैयार करना है? पहले एक भूमिका बनाएं, उसके बाद इस असहयोग खिलाफत आंदोलन के आरंभ होने के पीछे क्या कारण था, इसके लक्ष्य क्या है, इसके कार्यक्रम क्या है और इसका प्रसार। मध्य प्रदेश के इतिहास में सामान्यतः हमें असहयोग आंदोलन या असहयोग खिलाफत आंदोलन का प्रसार को समझना होता है। इस आंदोलन का लक्ष्य क्या था? लक्ष्य था 1 वर्ष में स्वराज प्राप्ति और खिलाफत के मुद्दे का समाधान, और तीसरा वह था जलियांवाला बाग हत्याकांड की क्षतिपूर्ति को प्राप्त करना। और इसमें बल दिया गया था स्वदेशी और बहिष्कार पर ध्यान देना है। इसमें कर का विरोध यानी कर की न अदायगी और कानून का उल्लंघन जैसे कार्यक्रम सम्मिलित नहीं थे। क्लियर? अब आपको याद रखना है 35वां अधिवेशन नागपुर, कांग्रेस का 35वां अधिवेशन नागपुर में हो रहा है। और ध्यान दीजिएगा कि उस समय मध्य प्रांत की राजधानी जबलपुर या भोपाल नहीं है, वरण क्या है? वरण नागपुर है। तो नागपुर में कांग्रेस का 35वां अधिवेशन हो रहा है। इससे पहले नागपुर में 7वां अधिवेशन भी हुआ था 1891 ईस्वी में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो पी आनंद चारलू। अमरावती में 13वां हुआ है, और ये हुआ है कहां? नागपुर में 35वां अधिवेशन। तो कौन सा अधिवेशन है ये? यह अधिवेशन है नागपुर, कांग्रेस का 35वां नागपुर अधिवेशन। इसके अध्यक्ष कौन है? तो सीवी राघवाचारी। कंपलसरी नाम याद रखना है। यहां पर कांग्रेस ने कई सारे डिसीजन लिए, जैसे कांग्रेस की सदस्यता शुल्क 4 आना, कांग्रेस ने गठन किया अखिल भारतीय कांग्रेस समिति, 15 सदस्यीय कांग्रेस कार्यकारिणी समिति, कांग्रेस ने मांग रखी भाषाई आधार पर प्रांतों का पुनर्गठन का, और कांग्रेस ने अपने प्रांतीय कांग्रेस समितियों का पुनर्गठन किया भाषाई आधार पर। यह आपको पॉइंट याद रखने हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने अभी आपको बताया कि नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने अपना कार्य क्या किया? एक कार्य किया भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों का पुनर्गठन। भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों का पुनर्गठन, और इसी के अंतर्गत मध्य प्रांत में कांग्रेस की 3 प्रांतीय समितियां बनी। हिंदुस्तानी कांग्रेस समिति, मराठी कांग्रेस समिति और बरार कांग्रेस समिति। इस हिंदुस्तानी कांग्रेस समिति का मुख्यालय है क्या? जबलपुर। और इसके अध्यक्ष कौन बनते हैं? इसके अध्यक्ष बनते हैं ई राघवेंद्र राव। ये आपको याद रखना है। कौन है भाई अध्यक्ष? ई राघवेंद्र राव। ये है कौन? अध्यक्ष है ना। और इसके अन्य प्रमुख सदस्य में द्वारका प्रसाद मिश्र और सेठ गोविंद दास। तो ये कांग्रेस समिति का, प्रांतीय कांग्रेस समिति का नाम रख दिया गया हिंदुस्तानी कांग्रेस समिति। अब
मध्य प्रदेश में असहयोग आंदोलन का जो वास्तविक आरंभ है वह महात्मा गांधी के मध्य प्रदेश आगमन, जनवरी 1920 में महात्मा गांधी का आगमन होता है छिंदवाड़ा। अली बंधुओं के साथ आते हैं, अली बंधुओं के साथ ये पूरे देश का दौरा कर रहे हैं और यहाँ पर आए, चिटनिसगंज में इन्होंने जबरदस्त भाषण दिया और बाद में चलकर छिंदवाड़ा का जो चिटनिसगंज है उसका नाम बदल के रख दिया गया है गांधीगंज, याद रखना है। बट आपको यहाँ पर एक और जानकारी दे दूं, क्या यह महात्मा गांधी का मध्य प्रदेश में पहला आगमन है? उत्तर है नहीं। महात्मा गांधी का मध्य प्रदेश में पहला आगमन हुआ था 1918 और कहां पर? इंदौर में। आगे बढ़ते हैं। अब महात्मा गांधी छिंदवाड़ा के बाद पहुंचते हैं कहां? जबलपुर, और श्याम सुंदर भार्गव के घर में रुकते हैं और वहां पर इन्होंने एक जबरदस्त भाषण दिया, लोगों से अपील की कि आप कांग्रेस का जो एक फंड बनने वाला है उसमें कुछ न कुछ चंदा जरूर इकट्ठा करें, छुआछूत का विरोध करें, जाति आधारित भेदभाव का पालन नहीं करें। ये महात्मा गांधी के भाषण के मुख्य तत्व थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको बताया ही था कि इस आंदोलन में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम क्या है? स्वदेशी और बहिष्कार। यहां पर अंग्रेजों द्वारा स्थापित स्कूल, कॉलेज और न्यायालय का बहिष्कार किया जा रहा। इसी के अंतर्गत जबलपुर में एक स्कूल है, उसका नाम है हितकारिणी स्कूल, उसका नाम बदलकर रख दिया गया क्या? राष्ट्रीय स्कूल। कटनी में तिलक स्कूल की स्थापना हुई। कई सारे वकीलों ने वकालत का बहिष्कार कर दिया, और केवल वकीलों ने नहीं, कुछ न्यायाधीशों ने तो त्यागपत्र भी दे दिया। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी स्वदेशी और बहिष्कार के अंतर्गत लोगों ने अपनी उपाधियों का त्याग किया था, बहिष्कार कर दिया था। जो भी इनके पास अंग्रेजों ने उपाधियां दी थी उनको वापस कर दिया। जैसे जमनालाल बजाज ने अपनी उपाधि वापस की, राय बहादुर की, ठीक उसी तरह से विष्णुदत्त शुक्ल ने नागपुर अधिवेशन में ही राय बहादुर की उपाधि वापस कह दिया कि मुझे राय बहादुर की उपाधि नहीं चाहिए। तो प्रश्न आ सकता है कि किस नेता ने असहयोग आंदोलन के समय राय बहादुर की उपाधि का त्याग कर दिया था या वापस कर दिया था? उत्तर है विष्णुदत्त शुक्ल। महात्मा गांधी ने कैसर ए हिंद की उपाधि, जुलू मेडल, ये सब वापस कर दिया था। केशव रामचंद्र खांडेकर कौन है ये? अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था, ये बुंदेलखंड के गांधी कहे जाते हैं और भाई अब्दुल गनी के साथ मिलकर इन्होंने सागर क्षेत्र में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो असहयोग आंदोलन से संबंधित मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियों के बारे में बताया, बहुत डिटेल नहीं, कुछ बताया। हालांकि यदि आप मुख्य परीक्षा में रहेंगे तो इससे और अधिक आपको जानना पड़ेगा, और इसके पहले वाले वीडियो में मैं आपको बता ही चुका हूं कि अब जमाना क्या है? जमाना है कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी का। वही छात्र आगे बढ़ेगा जो प्री और मेंस दोनों की कॉम्प्रिहेंसिव कंबाइंड तैयारी करेगा। इसलिए कोई शॉर्टकट ना अपनाए, थोड़ा समय लगे तो लगे, लेकिन मानिए कहना मेरा, और कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी कीजिए। एक बार तैयारी कीजिए, जम के तैयारी कीजिए और सिलेक्शन ले लीजिए। ये दो व्यक्तियों का नाम आपको याद रखना है। असहयोग आंदोलन में आपसे पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में या मध्य प्रांत में खिलाफत आंदोलन की बागडोर या नेतृत्व किसने संभाला? तो उत्तर है अब्दुल जफ्फार खान ने। और मध्य प्रांत में ही असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसके पास आया? तो इसका उत्तर है प्रभाकर टुंडीराज। मध्य प्रदेश या मध्य प्रांत में और भी कई सारे नेता हैं जिन्होंने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जैसे हैं पंडित सुंदरलाल, लक्ष्मण सिंह चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान, सेठ गोविंद दास, रविशंकर शुक्ल रायपुर से हैं, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र, ये सब बढ़ चढ़कर, ई राघवेंद्र राव, ये सब बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। ई राघवेंद्र राव ने तो असहयोग आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए समिति का भी गठन किया था, और सेठ गोविंद दास इस समय जबलपुर के आसपास के गांवों में घूम रहे हैं ताकि लोगों को जागरूक किया जाए असहयोग आंदोलन को लेकर। तो आशा करते हैं डियर कि आपको असहयोग आंदोलन के कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं
वो आपको क्या है, वो महत्वपूर्ण बिंदु आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब एक अगला आंदोलन है और उस आंदोलन का नाम है झंडा सत्याग्रह। यह कहां पर हुआ? तो इस सत्याग्रह का सबसे पहले आरंभ होता है कहां पर? इस सत्याग्रह का जो आरंभ होने वाला है वह होने वाला है आपका जबलपुर, और इसके बाद जबलपुर के बाद यह पहुंचेगा नागपुर, यानी दोनों के दोनों कहां? मध्य प्रांत में। मामला क्या है? झंडा सत्याग्रह कौन आरंभ कर रहा है, क्यों आरंभ हो रहा है और क्या हुआ इस झंडा सत्याग्रह का परिणाम? आइए समझते हैं हम लोग। तो कांग्रेस ने एक जांच समिति का गठन किया है, उसका नाम है सत्याग्रह जांच समिति, और इसके अध्यक्ष हैं हकीम या हाकिम अजमल खां। अन्य सदस्य हैं मोतीलाल नेहरू भी हैं, विठल भाई पटेल भी हैं, अंसारी भी हैं। ये सब क्या है? इनके सदस्य हैं। और ये सदस्य कहां पहुंच चुके हैं? जबलपुर पहुंच चुके हैं। अब इनके लिए एक समारोह का आयोजन किया गया है। कहां पर? जबलपुर नगर पालिका में समारोह का आयोजन किया गया है, और इस समारोह में झंडा तोलन का भी एक कार्यक्रम है। और वह समारोह का आयोजन कब है? 15 मार्च 1923। लेकिन तब तक जबलपुर के अधिकारी ने आज्ञा जारी की कि आप सरकारी भवनों पर कांग्रेस का झंडा फहरा नहीं सकते, या राष्ट्रीय झंडा फहरा नहीं सकते। ये झंडा कब बना? असहयोग आंदोलन के दौरान ही पिंगाली वेंकैया और महात्मा गांधी के प्रयासों से झंडा बना था। लेकिन अब सरकार ने झंडा फहराने की अनुमति नहीं दी। हमें गुस्सा आया, और सबसे अधिक गुस्सा आता है पंडित सुंदरलाल को। तो जैसे ही अंग्रेजों ने यह आज्ञा जारी की, पंडित सुंदरलाल भूख हड़ताल पे चले गए। उन्होंने कहा कि मैं अन्न, दूध ये सब ग्रहण नहीं करूंगा। इस कारण पंडित सुंदरलाल को तपस्वी कहा गया है। क्या कहा गया? तपस्वी कहा गया। अंततः कांग्रेस के नेताओं ने निर्णय लिया कि अब हमें 18 मार्च को झंडा सत्याग्रह करना है, अर्थात हमें जबलपुर नगर पालिका के टाउन हॉल में जाना है और वहां झंडा तोलन करना है। ये डेट कब रखा गया? 18 मार्च। लेकिन सरकार ने आज्ञा नहीं दी। सरकार ने चारों ओर पुलिस लगा दिया, है ना, और ताला लगा दिया। कहां? टाउन हॉल। लेकिन किसी तरह से एक युवक है दमोह का, उसका नाम है प्रेमचंद जैन, वो किसी तरह से पहुंच जाता है कहां? टाउन हॉल के ऊपरी हिस्से में, और वह झंडा फहरा देता है। लेकिन यहां अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसमें पंडित सुंदरलाल भी हैं, और उन्हें 6 माह का कारावास होता है। ध्यान दीजिएगा, इस झंडा सत्याग्रह में सुभद्रा कुमारी चौहान भी हैं, बिखरे मोती, उन्मादिनी की लेखिका, रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान। तो क्वेश्चन पूछता है कि झंडा सत्याग्रह में भाग लेने वाली पहली महिला, तो उत्तर है सुभद्रा कुमारी चौहान। क्लियर? तो यहां तो अब लोगों को गिरफ्तार कर लिया। प्रेमचंद जैन नामक एक युवक है, दमोह का रहने वाला है, और उसने झंडा फहराया था। अब ऐसे में कांग्रेस की समिति ने निर्णय लिया, कहां वाले? नागपुर वालों ने, कि अब झंडा सत्याग्रह नागपुर में किया जाएगा। तो जबलपुर से झंडा सत्याग्रह पहुंच गया कहां? नागपुर। और नेता कौन हो गए? जमनालाल बजाज। यहां पर भी सरकार ने झंडा फहराने की अनुमति नहीं दी। ऐसी स्थिति में अब लोगों ने अपना क्या बनाया? एक छोटा छोटा दल बनाया, और प्रत्येक दिन सरकारी भवन की ओर बढ़ते थे झंडा फहराने के लिए। लेकिन उनको वहीं रोका जाता था और उनसे पूछा जाता था, या तो आप फाइन देंगे या आप जेल में जाएंगे। तो लोग क्या चुनते थे? जेल में जाना। अब यह झंडा सत्याग्रह एक अखिल भारतीय स्वरूप लेने जा रहा है। कैसे? 18 जून को कांग्रेस ने अपने प्रांतीय कांग्रेस समितियों को निर्देश दिया कि आप झंडा दिवस मनाएं। 18 जून 1923 को प्रांतीय कांग्रेस समितियों ने झंडा दिवस मनाया, अपने अपने मुख्यालय पर झंडा फहराया। और अब जो है तमिलनाडु, पंजाब, आंध्र, बंगाल, यहां से भी लोग अब आने लगे इस झंडा सत्याग्रह में भाग लेने के लिए। सरकार ने क्या किया? रेलवे स्टेशन
पर ही जो है पुलिस तैनात कर दिया और वहां लोगों से पूछने लगी कि आप झंडा सत्याग्रह में हिस्सा लेने जा रहे हैं। यदि उत्तर मिलता था हाँ, तो वहीं सरकार उनको गिरफ्तार कर लेती थी। आगे बढ़ते हैं। 18 जुलाई का डेट है। अब कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि हम पूरे भारत में झंडा दिवस मनाएंगे और पूरे भारत में झंडा दिवस मनाया गया। 18 जुलाई के पहले ही 10 जुलाई को जमनालाल बजाज गिरफ्तार हो गए और अब ऐसी स्थिति में इस झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व संभालते हैं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने सरकार के साथ बातचीत आरंभ कर दी और अंततः सरकार बैकफुट पर आ गई। धारा 144 जहां लागू था, नागपुर के हिस्सों में धारा 144 लागू था जानबूझकर, ताकि लोग झंडा न फहरा सकें एकत्र होकर। धारा 144 हटा दिया गया और जो लोग जेल में थे उन्हें रिहा कर दिया गया। तो इस तरह से यह हमारा आंदोलन सफल रहा। तो अंतिम में एक और नेता आ गए, कौन? सरदार पटेल। पहले नेता कौन? पंडित सुंदरलाल, क्लियर ना, जिन्होंने रचना की थी भारत में ब्रिटिश राज की, एक पुस्तक लिखा था भारत में ब्रिटिश राज। फिर दूसरे नेता कौन? जमनालाल बजाज। फिर तीसरे नेता कौन? सरदार पटेल। आरंभ कहां से हुआ? जबलपुर से। फिर कहां पहुंचा? नागपुर। और जबलपुर में कब आरंभ हुआ? 18 मार्च। किसे तपस्वी कहा गया? उत्तर है पंडित सुंदरलाल। प्रमुख नेता जो इस आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं, इसमें पंडित सुंदरलाल, जमनालाल बजाज, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू भी हैं, विनोबा भावे भी हैं, हार्डीकर भी हैं, लक्ष्मण सिंह चौहान है, सुभद्रा कुमारी चौहान है और हैं माखनलाल चतुर्वेदी। ये सब महत्वपूर्ण नेता थे। भाई अब्दुल गनी भी हैं इस आंदोलन में हिस्सा लेने वाले। अब आगे बढ़ रहे हैं डियर, हम लोग अब अगला टॉपिक कवर कर रहे हैं, क्या? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब से कब तक चलने वाला है? तो यह चलने वाला है 1930 से लेकर 1934 ईस्वी के मध्य। इसे नमक सत्याग्रह भी कहा गया है। इस आंदोलन का लक्ष्य था 1 वर्ष में स्वराज की प्राप्ति और यह महात्मा गांधी के नेतृत्व में आरंभ किया गया देश का दूसरा सबसे बड़ा जन आंदोलन था। और यह ऐसा पहला जन आंदोलन था जिसमें अंग्रेजों को यह समझ में आ गया कि अब वे भारत पर लंबे समय तक शासन नहीं कर सकते। तो महात्मा गांधी इस आंदोलन का आरंभ करते हैं दांडी मार्च से। इस आंदोलन का आरंभ होता है जो कि 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल के बीच में चलेगा। कहां से कहां तक? अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से गुजरात के नवसारी जिले में स्थित दांडी तक। और 6 अप्रैल को महात्मा गांधी दांडी पहुंचते हैं और अपने हाथ में नमक की मुट्ठी पकड़ते हैं और नमक कानून 1882 ईस्वी का जो शोषण पूरक भेदभावपूर्ण नमक कानून है उसका उल्लंघन करते हैं। और इस तरह से आरंभ हो जाता है क्या? सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस आंदोलन का लक्ष्य आपको पता है। अब हमको समझना है मध्य प्रदेश में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रसार और कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। तो देखिए 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को सेठ गोविंद दास, द्वारका प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में एक जुलूस का आयोजन किया गया और जुलूस कमानिया गेट से लेकर रानी दुर्गावती की समाधि तक चलता है। कमानिया गेट से रानी दुर्गावती की समाधि, यानी 6 अप्रैल को ही मध्य प्रदेश में सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ हो गया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब 15 अप्रैल 1930 ईस्वी को रायपुर में हिंदुस्तानी कांग्रेस समिति के सदस्यों का बैठक हो रहा है और इस बैठक में पंडित रविशंकर शुक्ल के सलाह के अनुसार हिंदुस्तानी कांग्रेस समिति का नाम बदलकर रख दिया गया महाकौशल प्रांतीय कांग्रेस समिति या सिंपली महाकौशल कांग्रेस समिति। याद रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि कब हिंदुस्तानी कांग्रेस समिति का नाम बदलकर महाकौशल कांग्रेस समिति रखा गया? तो उत्तर है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। डेट आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए क्या हो रहा है। 20 अप्रैल को जबलपुर में
सभा का आयोजन किया गया। मध्य प्रांत में सविनय अवज्ञा आंदोलन के जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम थे वह क्या था? नमक कानून का उल्लंघन। लेकिन नमक बनाना खर्चीला है। मध्य प्रांत एक तटीय राज्य नहीं है और यहां पर कृत्रिम विधि से नमक बनाना खर्चीला था। तो ऐसे में लोगों ने स्थान स्थान पर, सार्वजनिक स्थानों पर, जो अंग्रेजों ने जिस साहित्य को, जिस पुस्तक को बैन करके लगा रखा हुआ है, जिसे उन्होंने कह दिया कि ये अवैध साहित्य है, इसे सार्वजनिक स्थानों में नहीं पढ़ा जाएगा, अब लोगों ने वैसे साहित्य को सार्वजनिक स्थानों में पढ़ना आरंभ किया। जो बैंड लिटरेचर है उसको पढ़ना आरंभ किया। ये दो साहित्य आपको याद रखना है, भारत में ब्रिटिश राज और दूसरा रणभेरी। भारत में ब्रिटिश राज के लेखक हैं तपस्वी अर्थात पंडित सुंदरलाल, और रणभेरी नामक कविता के लेखक हैं राम कुमार भारतीय। ये दो नाम एकदम याद रखना है। ये क्या था? अवैध है, बैंड है, इस पर प्रतिबंध लगा हुआ था, प्रतिबंधित साहित्य था। लेकिन हमारे नेताओं ने जेल जाने की परवाह किए बिना सार्वजनिक स्थानों पर सभा का आयोजन करके इनकी पंक्तियों को पढ़ा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब रायपुर में पंडित रविशंकर शुक्ल एक संस्था की स्थापना करते हैं और उस संस्था का लक्ष्य था युवाओं को इस आंदोलन की ओर जोड़ना। उस संस्था का नाम था तरुण संघ, और उसी तरुण संघ की तर्ज पर जबलपुर में सेठ गोविंद दास और द्वारका प्रसाद मिश्र क्या स्थापना करते हैं? तरुण सभा की स्थापना करते हैं। समझ गए? तो तरुण सभा की स्थापना कहां हुई? जबलपुर में। और तरुण संघ की स्थापना रायपुर, छत्तीसगढ़ के रायपुर में, और उसके संस्थापक थे पंडित रविशंकर शुक्ल। युवाओं ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, इसकी सदस्यता ग्रहण करते हैं। और इसी समय मध्य प्रांत के कई हिस्सों में बच्चों ने वानर सेना गठित की। सागर में बालिकाओं ने दुर्गा सेना का गठन किया। क्लियर? अब आइए वापस हम लोग जबलपुर में हैं, और यहां पर गोदावरी बाई, कौन है गोदावरी बाई? सॉरी, गोदावरी बाई नहीं है, वो है यमुना बाई। तो वो है सेठ गोविंद दास की पत्नी। तो सेठ गोविंद दास की पत्नी और सुभद्रा कुमारी चौहान मिलकर महिला समाज की स्थापना करती हैं। लक्ष्य क्या रखा गया कि अब महिलाओं को अधिक से अधिक संख्या में आंदोलन में जोड़ा जाए। समझ गए? यहां तक आपको आइडिया मिल चुका है। अब पूरे के पूरे मध्य प्रांत में स्वदेशी और बहिष्कार पर बल दिया जा रहा है। बहुत सारे न्यायाधीश, वकील अदालत छोड़ चुके हैं। विदेशी वस्त्रों की, अंग्रेजी कारखानों में निर्मित वस्त्रों की होली जलाई जा रही है। जबलपुर में 111 गधों को लाया गया और उन पर विदेशी कपड़ों का गट्ठर रखा गया और पूरे शहर में घुमाया गया, और उसके बाद फिर विदेशी वस्त्र को सार्वजनिक स्थानों में जलाया गया। बीना में कार्यरत रेलवे कर्मचारी कांग्रेस के समर्थन में आ गए। तो ये कई सारी घटनाएं हुई, लेकिन मैं यहां आपको महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बता रहा हूं। युद्ध समिति हुआ क्या? बाद में चलकर कांग्रेस की प्रांतीय समितियों पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। तो ध्यान से सुनेंगे आप कि ये जो युद्ध समिति है ये है क्या। तो कांग्रेस की प्रांतीय समितियों ने अब युद्ध समिति का नाम रख लिया, क्योंकि प्रांतीय समितियों पर तो प्रतिबंध लगा दिया गया है। किसने प्रतिबंध लगाया? तो सरकार ने। अब क्या किया? तो कांग्रेस की प्रांतीय समितियों ने कार्य जारी रखा, बट किस नाम से? युद्ध समिति के नाम से। ये कंपलसरी याद रखना है आपको। अब उसके बाद इसी समय चुनाव भी होने वाला है, विधानमंडलों का चुनाव होने वाला है। कांग्रेस ने निर्णय ले लिया है कि हमें चुनाव का बहिष्कार करना है। अब आपका बुरहानपुर और खंडवा में कांग्रेस के सदस्यों ने एक संस्था बनाई। नाम क्या है? हनुमान व्यायामशाला। ये संस्था बना ली और लोगों के घर घर जा रहे हैं और उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपको चुनाव में हिस्सा नहीं लेना है। और यह जो कांग्रेस की योजना थी, कार्यक्रम था, ये काफी सफल रहा। तो हनुमान व्यायामशाला कहां बना है? खंडवा और बुरहानपुर।
ये कंपलसरी याद रखेंगे। अब महात्मा गांधी ने, जब गांधी इरविन समझौता हुआ उसके बाद इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए लंदन गए। गोलमेज सम्मेलन असफल रहा, वापस आए और सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण आरंभ हुआ 1932 से। लेकिन शीघ्र ही 1931 से सविनय अवज्ञा आंदोलन का 1932 ईस्वी से सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण आरंभ हुआ, 1931 में नहीं, क्योंकि 5 मार्च 1931 को तो गांधी इरविन समझौता होता है। तो महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण आरंभ किया कब? 1932। लेकिन इस बार सरकार ने निर्णय ले लिया था कि आंदोलन आरंभ ही नहीं करने देना है। तो जैसे ही आंदोलन आरंभ हुआ, कांग्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया और कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेताओं को जेल में डाल दिया गया। सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लग गया और लाठीचार्ज आम घटना हो गई। महात्मा गांधी को फिर से जेल से रिहा किया गया 1933 में और महात्मा गांधी ने छुआछूत विरोधी उन्मूलन अभियान आरंभ किया, हरिजन यात्रा आरंभ की और इसी हरिजन यात्रा के क्रम में महात्मा गांधी फिर से पहुंचते हैं कहां? मध्य प्रदेश और छिंदवाड़ा, है ना, सिवनी, जबलपुर, दमोह, सागर, ये सब एरिया के महात्मा गांधी यात्रा करते हैं। और महात्मा गांधी की इस हरिजन उत्थान यात्रा में या हरिजन यात्रा में कौन कौन है साथ में? तो पंडित रवि शंकर शुक्ल हैं, पंडित रवि शंकर शुक्ल है और व्यवहार राजेंद्र सिंह है। रविशंकर शुक्ल और व्यवहार राजेंद्र सिंह, ये याद रखेंगे। तो आपको मैंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक चरण बताया, कहां चरण बता दिया आपको? मध्य प्रदेश में। अब इसी का एक और चरण है जिसको हम लोग समझने जा रहे हैं, उसे कहा गया है जंगल सत्याग्रह। जंगल सत्याग्रह कहा गया है डियर, सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही यह हिस्सा है, ये याद रखेंगे। तो अंग्रेजों ने वन कानून बनाया, 1878 ईस्वी में बनाया, उसी में संशोधन लाया और 1927 में भी फॉरेस्ट एक्ट। इस फॉरेस्ट एक्ट की विशेषता क्या थी कि भारतवासियों पर, वनवासियों पर, वन के निकट रहने वाले जो ग्रामीण हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। क्या प्रतिबंध लगाया गया? कि जो रिजर्व्ड फॉरेस्ट है वहां से आप लकड़ी नहीं काट सकते, वहां से आप वन संसाधनों को इकट्ठा नहीं कर सकते और वन में खेती नहीं कर सकते, पशुओं को वन में चरा नहीं सकते। यह भेदभावपूर्ण शोषणकारी कानून था। अब एक व्यक्ति है, उनका नाम है द्वारका प्रसाद मिश्र। क्या नाम है? द्वारका प्रसाद मिश्र। कांग्रेस के बड़े नेता हैं, मध्य प्रांत से। प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक भी हैं ये, है ना। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक संकल्पना सामने रखी और उस संकल्पना को कहा गया क्या? जंगल सत्याग्रह। मोतीलाल नेहरू से मिलते हैं और उनको मना लिया कि आप हमें जंगल सत्याग्रह आरंभ करने की अनुमति दें। इसमें करना क्या है? तो इसमें वनों में प्रवेश करना है और वन संसाधनों को इकट्ठा करते हुए वन कानून 1878 1927 का उल्लंघन करना है। अनुमति दे दी गई। अब द्वारका प्रसाद मिश्र आंदोलन आरंभ करने ही वाले थे, तब तक इनको सरकार गिरफ्तार कर लेती। तो ऐसी स्थिति में मध्य प्रांत में जंगल सत्याग्रह या वन सत्याग्रह आरंभ किया MS अणे या बापूजी अणे ने। कहां से स्टार्ट किया? तो आज के महाराष्ट्र के यवतमाल में एक स्थान है, उस स्थान को कहा गया है, उस स्थान को कहा जाता है या नाम था पूसद। तो कौन स्टार्ट किया जंगल सत्याग्रह? MS अणे या बापूजी अणे। और कब आरंभ कर रहे हैं? तो 10 जुलाई 1930। ध्यान देंगे, 10 जुलाई 1930। कहां से?
पूसद। और कहां पर है पूसद? आज के महाराष्ट्र के यवतमाल में। अब हम लोग अपने मध्य प्रदेश वाले एरिया में आते हैं, और मध्य प्रदेश में जो वन सत्याग्रह कर रहे हैं, बैतूल में करने वाले हैं कौन? दीपचंद गोठी। और जब दीपचंद गोठी को गिरफ्तार किया गया तो बैतूल से ही कुछ दूरी पर है, कुछ किलोमीटर दूर है, बंजारी ढाल और घोड़ा डोंगरी। बंजारी ढाल और घोड़ा डोंगरी, यहां पर यहां पर जंगल सत्याग्रह करने वाले हैं गंजन सिंह कोरकू। बंजारी ढाल और घोड़ा डोंगरी। गंजन सिंह कोरकू जब गिरफ्तार किए जाएंगे तो फिर कौन करने वाले हैं जंगल सत्याग्रह? विष्णु सिंह गोंड, है ना? कौन करने वाले हैं? विष्णु सिंह गोंड, यह करने वाले हैं क्या? जंगल सत्याग्रह। गंजन सिंह कोरकू को जब गिरफ्तार किया गया था तो बड़ी संख्या में आदिवासियों ने इसका विरोध किया, पुलिस ने गोली चलाई और 3 लोग मारे गए थे। उन तीनों लोगों का नाम आपको याद रखना है, रामू गोंड, कोबा गोंड और मकड़ू गोंड। रामू गोंड, कोबा गोंड और मकड़ू गोंड, 3 लोग शहीद हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि पुलिस गंजन सिंह कोरकू को गिरफ्तार करने के लिए आई है और लोगों ने विरोध किया था। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पहुंच चुके हैं सिवनी। सिवनी के टुरिया नामक स्थान से, और यहां पर आंदोलन, जंगल सत्याग्रह कर रहे हैं कौन? मूका लोहार। पुलिस जब इनको गिरफ्तार करने आई तो फिर से घोड़ा डोंगरी के ही समान लोगों ने, आदिवासियों ने व्यापक विरोध किया। पुलिस ने यहां पर भी गोलियां चलाई, जिसमें 3 महिलाएं और 1 पुरुष, बिरजू भोई, रेनोबाई, देभोबाई, गुड्डेबाई, ये सब शहीद हो जाती। तो 3 महिला और 1 पुरुष शहीद होते हैं। कब? जब मूका लोहार को पुलिस गिरफ्तार करने आई। और टुरिया कहां है? सिवनी जिला में। छिंदवाड़ा के रामाकोना में। अब ये रामाकोना पांढुर्णा में जा चुका है, उस वक्त छिंदवाड़ा में था। और यहां पर जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व कर रहे हैं विश्वनाथ सालपेकर और श्री बादल भोई, है ना? इन्होंने नारा भी दिया था कि स्थानीय संसाधन पर पहला अधिकार वहां या उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का है। अंततः गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें भेज दिया गया कहां? इन्हें भेज दिया गया महाराष्ट्र के चांदा जेल, यानी आज के चंद्रपुर जेल में, और वहीं इनकी मृत्यु हो जाती है। मध्य प्रदेश की सरकार ने इनकी स्मृति में मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा राज्य जनजातीय संग्रहालय है छिंदवाड़ा में, नाम 1997 ईस्वी में बदल कर रख दिया गया श्री बादल भोई राज्य जनजातीय संग्रहालय। 1997 ईस्वी में उस जनजातीय संग्रहालय की स्थापना हुई थी 1954 में। तो बता दिया आपको, छिंदवाड़ा के रामाकोना वन में कौन जंगल सत्याग्रह कर रहे थे? विश्वनाथ सालपेकर और बादल भोई। रामाकोना क्या है? वन का नाम है, वन क्षेत्र का नाम है। अब हम लोग पहुंच चुके हैं उमरिया जिला, और उस समय का शहडोल आज का उमरिया जिला। और यहां पर एक वन है, उसका नाम है घुनघुटी। और घुनघुटी में वन सत्याग्रह या जंगल सत्याग्रह कर रहे हैं शंभुनाथ शुक्ल, और उनके साथ में है सुल्कू बैगा। लगभग 50 बैगा आदिवासी इस आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं। अब हम लोग यहां से पहुंच गए हैं ओरछा, और ओरछा में है लाला राम वाजपेयी। उन्होंने जंगल सत्याग्रह को रामायण की घटनाओं से जोड़ा, और उन्होंने कहा कि मैं पहला जंगल सत्याग्रही नहीं हूं, भारत के सबसे पहले जंगल सत्याग्रही हैं हनुमान। उन्होंने कहा कि हनुमान जो है माता सीता से मिलने के लिए गए कहां? अशोक वाटिका श्रीलंका, और वहां पर उन्होंने किया है क्या? जंगल सत्याग्रह। तो ओरछा में जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? लाला राम वाजपेयी कर रहे हैं। तो डियर, हम लोगों ने बातों बातों में सविनय अवज्ञा आंदोलन का टॉपिक भी फिनिश कर दिया। तो चलिए लगे हाथ हम लोग एक और टॉपिक कंप्लीट करते हैं, और वह है भारत छोड़ो आंदोलन, या मध्य प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन। यह आंदोलन का आरंभ कहां से हो रहा है? मुंबई से हो रहा है। मुंबई के ग्वालियर टैंक से हो रहा है।
8 और 9 अगस्त को हो रहा है। महात्मा गांधी ने नारा दिया था करो या मरो और अंग्रेजों भारत छोड़ो। क्लियर? तो हम लोग आइए समझते हैं मध्य प्रदेश में, मध्य प्रांत में भारत छोड़ो आंदोलन। इस आंदोलन के आपको 3 चरण देखने को मिलने वाले हैं। कहां? मध्य प्रांत में। एक चरण है क्या? एक चरण है शांतिपूर्ण चरण। शांतिपूर्ण, इसमें जुलूस निकालना है, सभाओं का आयोजन करना है, लेकिन सरकार इसका जवाब कैसे देगी? हिंसक दमन के द्वारा। गोलियां चलेंगी, लोगों को जेल में डाला जाएगा। तो जब आपके पास अब शांतिपूर्ण आंदोलन करने के उपाय नहीं है, तो फिर अब आपका शुरू होने वाला है हिंसक चरण, और इसको कहा जाता है भूमिगत कार्यवाही। भूमिगत कार्यवाही। और मध्य प्रांत में किसने भूमिगत कार्यवाही का नेतृत्व किया था? तो नाम है सत्येंद्र प्रसाद मिश्र। सत्येंद्र प्रसाद मिश्र। और जो तीसरा है, तीसरा चरण है, वह है ग्रामीण क्षेत्र। छात्रों के माध्यम से, छात्रों के माध्यम से भारत छोड़ो आंदोलन कहां पहुंचेगा? ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचेगा। ठीक है डियर? तो ये 3 महत्वपूर्ण क्या है आपको गतिविधियां देखने वाली हैं। कहां पर? मध्य प्रांत के, या मध्य प्रांत में जो चल रहा है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से लेकर 1944 ईस्वी तक। 1942 से लेकर 1944 ईस्वी तक। आगे बढ़ते हैं। 14 अगस्त हम लोग हैं जबलपुर, और जबलपुर में है फव्वारा चौक। ब्रिटिश विरोधी जुलूस का आयोजन किया गया है। पुलिस ने गोलियां चलाई और इसमें एक युवा, 16 वर्षीय युवा गुलाब सिंह शहीद हो जाते हैं। तो ये आरंभिक शहीद आप मान सकते हैं भारत, ये मध्य प्रांत के। कब शहीद होने वाले? तो उत्तर है भारत छोड़ो आंदोलन। कहां पर? जबलपुर फव्वारा चौक। फिर मंडला में उदय चंद जैन पुलिस की गोली से वीर गति को प्राप्त होते हैं। इन्होंने भी ब्रिटिश विरोधी जुलूस में हिस्सा लिया। और इसी समय नरसिंहपुर में मध्य प्रांत की जो पहली महिला शहीद होने जा रही हैं भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, उनका नाम है गौरी बाई। नरसिंहपुर के झंडा चौक में ब्रिटिश विरोधी जुलूस का आयोजन किया गया है। उस जुलूस में शामिल है श्रीमती गौरी बाई, और पुलिस ने गोलियां चलाई और इस गोली कांड में ये वीर गति को प्राप्त होती हैं, शहीद हो जाती हैं। तो कहां से? नरसिंहपुर से कौन शहीद हो रही हैं? गौरी बाई। आगे बढ़ रहे हैं। बालाघाट। बालाघाट में एक स्थान है वारा सिवनी, और वारा सिवनी में ब्रिटिश विरोधी जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे दसाराम फुलमारा, और वह वीर गति को प्राप्त होते हैं, शहीद हो जाते हैं। दसाराम फुलमारा बालाघाट के वारा सिवनी से। एकदम ध्यान से ये फैक्ट आपको याद रखना है। बाबूलाल दीक्षित कहां पर हैं? तो बाबूलाल दीक्षित आज के नर्मदापुरम के बाबई में हैं, और यहां पर इन्होंने क्या किया? ये छात्र हैं। यहां पर क्या कर रहे हैं? इन्होंने करो या मरो बुलेटिन का प्रकाशन किया है। एक तरह का क्या आप कह सकते हैं, हाथ से लिखा हुआ समाचार पत्र। करो या मरो बुलेटिन का प्रकाशन आरंभ कर दिया है, और लोगों के बीच में यह करो या मरो बुलेटिन बांटते थे, और लोगों से रिक्वेस्ट करते थे कि आपको आंदोलन में हिस्सा लेना चाहिए। नर्मदापुरम हो, बाबई हो, पचमढ़ी हो, ये सारे स्थानों पर, हरदा हो, ये सारे स्थानों पर छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। मौलवी चिरागुद्दीन कहां पर है? सागर में है। सागर में है, सागर जिले में है मौलवी चिरागुद्दीन। यहां पर इन्होंने एक जबरदस्त भाषण दिया, और भाषण का प्रभाव क्या हुआ कि तुरंत ही सागर क्षेत्र में लोगों ने जगह जगह जो है हिंसक घटनाएं आरंभ कर दी। अगले दिन 300 महिलाओं का जुलूस न्यायपालिका के समक्ष धरना प्रदर्शन के लिए पहुंच जाता है। विष्णु गोंड और बिरसा गोंड ये कहां पर हैं? तो ये बैतूल के घोड़ा डोंगरी में है, और घोड़ा डोंगरी रेलवे स्टेशन को इन्होंने नष्ट करने का, आग लगाने का प्रयास किया, और इसी क्रम में बिरसा गोंड शहीद हो जाते हैं। याद रखना है कहां पर? घोड़ा डोंगरी में। और इन्हें पकड़ लिया गया और इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई,
लेकिन बाद में चलकर इनकी फांसी की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया गया था। किनका? विष्णु गोंड। इसी समय डियर मंडलेश्वर जेल, खरगोन में मंडलेश्वर जेल में क्या हुई है? मंडलेश्वर जेल तोड़ो घटना हुई है। लगभग 66 कैदी अक्टूबर 1942 में जेल से भाग जाते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि मंडलेश्वर जेल तोड़ो की घटना कब हुई है? तो एक तो 1857 के विद्रोह के समय में भी हुई थी, उसी मंडलेश्वर जेल में भीमा नायक की माता जो है उनकी मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद मंडलेश्वर जेल को तोड़ के कैदी भागते हैं। और ये दूसरी घटना हुई है अक्टूबर 1942। मंडलेश्वर में 66 जो सत्याग्रही हैं वो जेल तोड़कर भाग जाते हैं। बाद में 33 को पकड़ लिया गया और उन्हें सजाएं दी गई थी। अब है हम लोग रीवा में, और ये नाम है, इस छात्र का नाम याद रखना है, लाल पद्मधर सिंह। और ये है कहां पर? ये है प्रयागराज में, यानी उस समय के इलाहाबाद में। और ये ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का एक जुलूस निकला हुआ, उसका नेतृत्व कर रहे हैं। शुरुआत में महिलाएं नेतृत्व कर रही थी, लेकिन इन्हें पता है कि पुलिस गोली चलाएगी। बहादुर आदमी है, वीर है, महिलाओं को कहा कि आप मेरे पीछे आए, मुझे जुलूस का नेतृत्व करने दें। और जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं, तभी इस छात्र को गोली लगती है और ये वहां शहीद हो जाते हैं। ये है कहां से? तो रीवा रियासत से है। जैसे ही ये सूचना रीवा रियासत में पहुंचती है, आंदोलन तीव्र हो गया है, काफी तीव्र हो चुका है आंदोलन। कहां पर? रीवा रियासत या बघेलखंड क्षेत्र में। किसकी शहादत के कारण? लाल पद्मधर सिंह। कहां के छात्र थे? प्रयागराज या इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र थे। अब हम लोग पहुंच चुके हैं इंदौर, और इंदौर के गांधी कहलाते हैं वीएस सरवटे। वीएस सरवटे, इन्होंने इस समय इंदौर क्षेत्र में भारत छोड़ो आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया था। कौन? वीएस सरवटे। इसी समय 6 सितंबर 1942 सराफा या हनुमान सत्याग्रह होता है इंदौर में। सराफा या हनुमान सत्याग्रह, यहां पर एक ब्रिटिश विरोधी जुलूस का आयोजन किया गया है, और इसके नेता कौन है? पुरुषोत्तम विजय। इन्हीं के नेतृत्व में ब्रिटिश विरोधी जुलूस का आयोजन किया गया था। क्लियर? अब पुलिस ने यहां गोली चलाई, और इसमें कौन शहीद हो? तो मगनलाल ओसवाल जो है यह शहीद हो जाते हैं। कब की घटना है? 6 सितंबर 1942 ईस्वी की यह घटना है। तो एकदम आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कौन शहीद हो गए? मगनलाल ओसवाल शहीद हो गए। और सराफा सत्याग्रह का नेतृत्व कौन कर रहे थे? पुरुषोत्तम विजय कर रहे थे। छतरपुर में एक महिला है, बड़ी बहादुर महिला है, उन्होंने आंदोलन में हिस्सा लिया, और उनका नाम क्या था? विद्यावती चतुर्वेदी। कुछ अन्य घटनाओं में आपको याद रखना है, इसी समय डियर जेल में पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र ने कृष्णायन महाकाव्य की रचना की थी। कृष्णायन महाकाव्य की रचना की थी। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति ने जेल में कृष्णायन महाकाव्य की रचना की थी? तो उत्तर है पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र। तो लीजिए, मैंने आपको इस वीडियो सीरीज के माध्यम से आज मैंने काफी महत्वपूर्ण टॉपिक को आपको समझाने का प्रयास किया, आपका आधार बनाने का प्रयास किया। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो सीरीज अच्छी लग रही होगी। आप अपना कमेंट, आप अपना सुझाव है ना, जरूर कमेंट बॉक्स में डालें। तो इसी आशा भरे संदेश से, इसी पॉजिटिव संदेश से मैं ये वीडियो, आज का जो ये वीडियो क्लास है, इसको एंड करता हूं डियर। थैंक यू। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।